अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद हमारे प्रोग्राम लाइफलाइन में। मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा निस्सा और आज हमारे साथ मौजूद एक बहुत ही मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर साउद खान है, जिन्होंने डाउ यूनिवर्सिटी से 1996 में ग्रेजुएट किया एंड नाउ ही इज़ अ सर्टिफाइड मेंबर ऑफ 6 बोर्ड्स। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साउद। सर, मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि जो हम लोग हमें देख रहे हैं उनको ऑब्वियसली आई गेस न्यूरोलॉजिस्ट के बारे में इतना नहीं पता होगा, तो आप थोड़ा सा अगर अपने प्रोफेशन के बारे में बता दें। वालेकुम सलाम। सो न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो ब्रेन से डील करते हैं। ब्रेन जो है वो आपका पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। देयर आर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर, जो कि उसका जो स्मॉलेस्ट सेल्स है जो कि कंट्रोल करता है आपके डिफरेंट सिस्टम, विजन को, स्पीच को, वीकनेस को, सेंसरी सिस्टम को। सो डिफरेंट सिस्टम आर इन्वॉल्व इन इट। तो ये जो न्यूरोलॉजी है ये हमारे लाइफस्टाइल को किस तरीके से अफेक्ट करता है? So neurology is derived from neuro. Logos means study. So study of neurons is neurology. ठीक है. So हमारे पास different neurons हैं ब्रेन में, जो कि different system में अल्लाह मियाँ ने उसको organize किया हुआ है। So अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ तो लेफ्ट हेमिस्फीयर स्पीच एरिया है, जिसके ज़रिए मैं जो हूँ अंडरस्टैंड करता हूँ, जो आप मुझे कह रही हैं उसको मैं प्रोसेस करता हूँ अंडरस्टैंड करके, और जो मैं बोल रहा हूँ वो ब्रोकस एरिया के ज़रिए मैं उसको स्पीच कर रहा हूँ। अगर मैं ये हाथ मूव कर रहा हूँ तो अगेन लेफ्ट साइड ऑफ द मोटर कॉर्टेक्स इज मूविंग दिस। सो देयर डिफरेंट सिस्टम आर इन्वॉल्व्ड। हमारी पूरी ज़िंदगी जो है, अगर ब्रेन इज़ नॉट गुड और इफ़ यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, it is also part of that too. So neurology and psychology is very much interlinked together. आप स्ट्रोक्स के बारे में कुछ बता दें। So stroke जो है वो एक टर्मिनोलॉजी है, उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रोक होते हैं। एक स्ट्रोक है जो कि एक ब्रेन स्ट्रोक कहलाता है या ब्रेन अटैक कहलाता है, जिसमें उसमें भी उसको हमने डिवाइड किया हुआ है दो स्ट्रोक के। उसमें एक स्ट्रोक जिसमें ब्लड क्लॉट जाता है कहीं से और जाके अटक जाता है एक आर्टरी को, वो जब वो ब्लॉक कर देता है आर्टरी को तो ब्लड फ्लो नहीं आती है उस पार्ट ऑफ द ब्रेन में, और अल्टीमेटली 8 to 10 मिनट्स जो न्यूरॉन्स हैं उनको एनर्जी नहीं मिलती क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है, और उसकी वजह से उनमें जो है एक चैनल्स जो हैं वो न्यूरॉन्स के अंदर काम करना ख़त्म कर देते हैं। तो सेल जो है वो अल्टीमेटली एक्सपेंड होता चला जाता है और अल्टीमेटली 8 to 10 मिनट्स जो है वो डाई डाउन हो जाता है। और अगर फ़र्ज़ करें वो इस पार्ट ऑफ द ब्रेन है लेफ़्ट हेमिस्फीयर का लेफ़्ट साइड, तो मेरी स्पीच उससे अफेक्ट हो सकती है। तो इट डिपेंड्स करता है कि वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है या लोकेशन ऑफ द ब्रेन क्या है, जिसकी वजह से जो है वो क्या सिम्टम आएंगे। एक तो पार्ट ब्लड क्लॉट जो है वो आर्टरी को ब्लॉक कर रही है, और एक ब्लड स्ट्रोक जो है जिसमें आर्टरी जो है वो फट जाती है, जिसको हम ब्रेन हेमरेज भी कहते हैं एक नॉर्मल ज़बान में। उसमें ये होता है कि कोई भी आर्टरी जो है वो अमूमन ब्लड प्रेशर की वजह से, मोस्ट कॉमनली इतना ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है मोर देन 200 over 120, उसके वजह से स्मॉल जो आर्टरी है, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो अल्टीमेटली उस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाती और वो एक तरह से फट जाती हैं। तो ये सेकंड काइंड है। उसके अलावा भी स्ट्रोक में ये जो एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, एक होता है हीट स्ट्रोक, कि बहुत ज़्यादा हीट पड़ी और टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है कराची का, और हम जो है वो अल्टीमेटली हाइड्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी एक स्ट्रोक की टर्मिनोलॉजी में हम यूज़ करते हैं। लेकिन जो स्ट्रोक न्यूरोलॉजी में हम यूज़ करते हैं वो या तो ब्रेन हेमरेज या फिर ब्लड क्लॉट की वजह से। आपने स्ट्रोक्स वगैरह के ऑब्वियसली बहुत से केसेस देखे होंगे, तो उसमें सबसे कॉमन चीज़ क्या है? स्ट्रोक किस वजह से होता है? द मोस्ट कॉमन डेवल, जो सबसे बड़ा जो इशू है वो है ब्लड प्रेशर। सो जो अगर हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है तो उसकी वजह से जो छोटी छोटी जो आर्टरीज़ हैं, ब्रेन वेसल्स, उनमें जो है ब्लड क्लॉट जो है फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, और अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिपॉजिट होता है, प्लैक बनना शुरू हो जाता है, और वो स्मॉल आर्टरी जो है वो बंद हो जाती है। जब वो आर्टरी बंद हो जाती है तो अल्टीमेटली स्मॉल इन्फार्क्ट कॉज कर देती है। लेकिन ब्लड प्रेशर की वजह से भी वही आर्टरी कभी कभार स्मॉल एन्यूरिज्म फॉर्म करती है और वो रप्चर हो जाती है। सो ब्लड प्रेशर इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर दीज स्ट्रोक्स। तो अगर किसी को स्ट्रोक्स वगैरह का कोई इशू हो जाए या
तो उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? कोई स्पेसिफिक प्रिकॉशन जो सबको लेनी चाहिए? सो द मेन चीज़ जो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर एज वी नो, तो उसमें यही है कि जो हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स में ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, कोलेस्ट्रॉल हो गया, स्मोकिंग हो गई, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गई, ओबेसिटी हो गई, और जो स्ट्रेस है हमारी ज़िंदगी में, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रोक कॉज कर सकती हैं। तो हमें इन चीज़ों पे वर्क करना है, हमें ब्लड प्रेशर चेक करना है। आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हुआ है कि हम लोग वॉकिंग नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो अब तो ब्लड प्रेशर बहुत यंग एज में आना शुरू हो गया है। एज 20, 30 एंड 40 पे हम लोग ब्लड प्रेशर देखना शुरू कर दिया हमने। तो उसको हमें कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि हम डेली एक्सरसाइज करें। मे बी 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। अगर आपके घुटनों में कुछ मसला है तो देन मे बी द स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, जो कि उसकी वजह से आप ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसकी वजह से डायबिटीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल कर सकते हैं, एंड एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, ओबेसिटी, एवरीथिंग कैन बी वेल मैनेज्ड ड्यू टू डेली एक्सरसाइज हो जाए, और साथ में ये सब चीज़ें फैक्टर्स एक्सेप्ट स्मोकिंग। अगर आप स्मोक करते हैं तो वो आपको विल पावर के ज़रिए खुद ब खुद ख़त्म करना पड़ेगी। अच्छा, मेरा अगला सवाल है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। होता है अगर किसी को कोई फालिज का अटैक हो जाए ना, तो ज़्यादातर कहा जाता है कि अगर आप इसको इस स्पेसिफिक टाइम के अंदर हॉस्पिटल ले गए तो इसके रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ऐसा है? इफ़ है तो इसकी क्या ड्यूरेशन होती है, कितने टाइम लिमिट होती है इंसान के पास कि वो जाए? बहुत अच्छा सवाल है, और ये कंट्रोवर्सी नहीं है। लेट्स टेक अवे द कंट्रोवर्सी। हमारे पास 4.5 घंटे हैं मौजूद, जिसकी वजह से हम उस स्ट्रोक को हम ट्रीट कर सकते हैं बहुत जल्द से जल्द, और उसका आउटकम बहुत बेहतर है। चाहे वो स्ट्रोक आर्टरी की रप्चर की वजह से हो, तो उसमें भी अगर हम जल्द से जल्द हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो उसकी वजह से हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लें, और वो जो ब्लीडिंग हो रही होती है ड्यू टू द हेमरेज स्ट्रोक, वो भी जो है उसका आउटकम अच्छा होगा। बाकी रह गया अगर पेशेंट को ज़रा सा ब्लड क्लॉट की वजह से स्ट्रोक हो रहा है, और जल्द से जल्द आप उस नज़दीक हॉस्पिटल में चले जाएं जो कि क्लॉट बस्टर मेडिकेशन, जिसको हम TPA और TNK कहते हैं, अगर वो अवेलेबल है तो जल्द से जल्द अगर हम उसको दे दें, और उसमें भी बाकायदा क्राइटेरिया मौजूद है कि कौन कौन सी चीज़ें, उसमें हम बाकायदा पूछते हैं पेशेंट से कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, जिसमें हम वो मेडिकेशन नहीं दे सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फ़र्ज़ करें पेशेंट जो है वो ब्लड थिनर ले रहा है, ब्लड थिनर और डिफाइन एज कूमाडेन हो गई, या समटाइम एलाक्विस हो गई, और ज़ोराल्टा, तो ये डिफरेंट मेडिकेशंस है जिसमें हम क्लॉट बस्टर मेडिकेशन नहीं दे सकते। तो हमें मेडिकेशन लिस्ट चाहिए होती है। उस चक्कर में हमें फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर भी उस मेडिकेशन से पहले मैनेज करना पड़ता है। अगर हम वो मेडिकेशन दे दें बिफोर कंट्रोलिंग द ब्लड प्रेशर, इवन ब्लड प्रेशर कैन कॉज वेरी बैड हैमरेज विद द while using the medication। और फिर उसके बाद हमें ये भी देखना है कि कोई एक्टिव इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा हार्ट में, या कोई हमें जो बड़ी सी आर्टरी है उसमें कोई डायसेक्शन तो नहीं आ रहा, वो आर्टरी टेयर तो नहीं आया हुआ, या फिर कोई एक्टिवली हैमरेज तो नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें अगर हम क्लॉट बस्टर मेडिकेशन देंगे तो वो और ब्लीडिंग हो जाएगी। तो वो एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन लिस्ट है। एक और जो है वो लिस्ट वो ये कि एनी ब्रेन ट्यूमर हो, या फिर एनी ट्यूमर, एक्टिव ट्यूमर इन द बॉडी हो, उसमें हम नहीं दे सकते, या फिर लो प्लेटलेट्स की हिस्ट्री हो। ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन लिस्ट को हम बाकायदा क्राइटेरिया करते हैं, और फिर उसके बाद CT स्कैन में देखते हैं कि कोई देर तो नहीं हो गई, क्योंकि CT स्कैन में जो है अर्ली चेंजेस में हमें कुछ नज़र नहीं आता अमूमन इन्फार्क्ट में, और अगर विद इन 4 आवर हाफ विंडो है तो उसमें हम वो क्लॉट बस्टर मेडिकेशन दे सकते हैं, और रिजल्ट इज़ वेरी वेरी ग्रेट। सो जो कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, जल्द से जल्द हमें पेशेंट को नियरेस्ट क्लोजेस्ट हॉस्पिटल जिनके पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो क्लॉट बस्टर मेडिकेशन दे सकें, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हॉस्पिटल है जो कि स्ट्रोक को मैनेज कर सकता है। अभी आपने मेडिकेशंस की बात करी, तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। अक्सर जिन लोगों का खून गाढ़ा होता है उनको खुद ब खुद ब्लड क्लॉटिंग के इश्यूज़ हो जाते हैं। तो ये जो मेडिकेशंस है, अब हर मेडिकेशंस के ऑब्वियसली डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में कोई एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही कॉमन है? सो इसमें जो है ब्लड क्लॉटिंग, तो उस किसी कभी फैमिली में भी कोई डिजीज़ प्रोसेस चलता है जो कि फैमिली हिस्ट्री मिल जाती है हमें, लेकिन अमूमन जो है अगर ये ब्लड जो मेडिकेशन हमने डिस्कस किए हैं वो अमूमन पेशेंट ले रहा होता है, और वो मोस्ट कॉमन रीज़न जो ले रहा होता है वो एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से, जहाँ पे हार्ट रिदम स्लो फास्ट चल रहा होता है।
जब स्लो होता है तो इधर एक एट्रियल अपेंडिज है, एक सॉकेट बना हुआ है, उसमें स्टेसिस ऑफ द ब्लड होता है, ब्लड रुकता है, वो क्लॉट फॉर्मेशन करता है और फिर वो थ्रो कर देता है स्ट्रोक। तो उसके लिए लोग जो हैं वो ब्लड थिनर जो कि कूमेडिन हो गई या वारफेरिन या अलग कुछ लेते हैं। लेकिन ओवरऑल जो पेशेंट्स की फैमिली में जो हिस्ट्री चल रही होती है वो आपको खुद बताएगा पेशेंट। सो मेडिसिन हिस्ट्री पे करता है, कुछ रिलेशन है इन दोनों का? नहीं, देयर इज नो नथिंग। ये सारी बातें तो अभी हमने हेल्थ से रिलेटेड करी। अगर हम मेंटली तौर पे बात करें तो लोगों का एक पहला सवाल होता है कि हम अपने आप को किस तरीके से स्ट्रेस फ्री रखें, हम ज़्यादा टेंशन ना लें कि हमें ये इश्यूज़ आए ही ना। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक वी ऑल्सो गोइंग थ्रू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाउ कैन वी प्रिवेंट, किस तरीके से हम न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक क्रिएट किया है, एक न्यूमोनिक स्पैकॉश के नाम से, SPACOSHH। सो S स्टैंड्स फॉर सोशलाइजेशन। हम लोग बहुत, वी आर वेरी गुड इन सोशलाइजेशन, आपको ऐसे पता है, लेकिन इट्स वेरी गुड फॉर योर ब्रेन हेल्थ के लिए। जब हम डिफरेंट लोगों से मिलते हैं तो एक हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होता है नोन एज एंडोर्फिन, ठीक है। तो वो ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इट कैन डिले डिमेंशिया और अदर डिजीज़। P स्टैंड फॉर पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड। जब जो पेशेंट हमेशा मुस्बित सोच रखते हैं उनका आउटकम हमेशा बेहतर होता है। A स्टैंड फॉर एक्टिव कॉग्निटिवली एंड फिजिकली फॉर 30 मिनट्स, मीनिंग कि बंदा जो है 30 मिनट्स जो है एवरी डे अपनी जो रीडिंग हैबिट रखे, चाहे वॉट एवर योर लाइन इज़, जो भी आपको पसंद है आप रोज़ाना रीड करना सीखें और रीडिंग रखें। साथ में 30 मिनट्स सम टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जो फिजिकल एक्टिविटी सिंपल एज ब्रिस्क वॉकिंग इज़ वेरी गुड फॉर द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, जिसकी वजह से जो है वो ब्रेन का साइज भी इंक्रीज होता है, ठीक है। C स्टैंड फॉर कॉफ़ी। सो कॉफ़ी, 1 to 2 cups of coffee in the morning or in the afternoon is good for the brain. How is it? Brain, जो भी डेटा हमारे पास रिसर्च आ रही है वो it increases the attention span and it can improve lot of other things. Even it is good for diabetes nowadays. The recent data came. Then O stand for organization. So हमें जो भी चीज़ करनी है ज़िंदगी में, चाहे वो हम पढ़ाई के तौर पे करें, चाहे हम फाइनेंशियली, चाहे घर में, हर चीज़ें ऑर्गेनाइज मिलती हैं तो उसको करना बहुत आसान हो जाता है। अगर मैं गाड़ी की एक स्पेसिफिक जगह पे ऑर्गेनाइज करके रखूँगा तो मुझे उसको मिलना आखिर में बहुत आसान हो जाता है। सेम चीज़ यही है, ब्रेन जो है उसको क्लटर चीज़ें पसंद नहीं है, उसको हर चीज़ें ऑर्गेनाइज तौर पे रखी जानी चाहिए। फिर उसके बाद S स्लीप हाइजीन। सो हमें जो रात की जो नींद है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एटलीस्ट जो आपको ख़ुद देखना है कि आपकी पूरी बॉडी को कितनी नींद चाहिए। एवरीवन इज़ डिफरेंट, हर एक को डिफरेंट नींद का स्पेन चाहिए होता है। किसी को 6 घंटे, किसी को 7 घंटे, किसी को 8 घंटे। आपको ख़ुद देखना है कि हाँ 7 घंटे की नींद में मेरा नेक्स्ट डे जो है मेरा लेवल इज़ फंक्शनिंग इज़ जो है वो बहुत बेहतर है। तो उस नींद के दौरान जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन होती है। ब्रेन जो है वो जितने भी हार्मोन्स होते हैं जो कि ख़राब जो होते हैं वो उसको क्लीन आउट करता है। और नेक्स्ट एस है वो स्केड्यूल फॉर्मिंग। सो हमें एक ऑर्गेनाइज तरीके से इन अ गिवन डे हमें स्केड्यूल हमारा फॉलो करना चाहिए। स्पेसिफिक टाइम पे हमें वेकअप करना है, ब्रेकफास्ट करना है, एक्सरसाइज करनी है, लंच हो गया या डिनर हो गया। मे बी वी कैन मिस वन डिनर, यू नो, इट ऑल अबाउट हाउ मच माई बॉडी नीड्स इट, कितनी बॉडी पे हमारा एनर्जी जो है वो सस्टेन कर सकती है। और फिर लास्ट H है हॉबी। सो आपकी कोई ना कोई हॉबी होना चाहिए, चाहे वो कॉग्निटिवली हो चाहे फिजिकली हो। कुछ लोग चेस खेलते हैं, कुछ लोग मिनी गोल्फ खेल रहे हैं आजकल। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी है, उसके ज़रिए जितना हम ब्रेन को यूज़ करेंगे वो हमारे ब्रेन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी मच सस्टेनेबल। इट कैन डिले डिमेंशिया, इट कैन डिले पार्किंसन डिजीज़, यानी कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ आ रही होती हैं, इसको हम कहते हैं न्यूरो प्रोटेक्शन। तो अगर हम ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं, जो भी हमारा डिजीज़ प्रोन हो चांस हो, रिस्क हो, उसको हम डिले कर देते हैं। सर आजकल की जो यूथ है, जो मेरी एज के बच्चे हैं, वो वेप बहुत ज़्यादा पीते हैं और उनकी सिर्फ ये एक जस्टिफिकेशन होती है कि ये उतना डेंजरस नहीं है जितना स्मोकिंग है। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? और दूसरी चीज़, इसका हमारे मेंटल हेल्थ से क्या फ़र्क पड़ता है, अफेक्ट होता है किस तरीके से? सो वेप में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल,
और वो सारा जो है वो लंग्स के अंदर जाता है और उसके ज़रिए जो है वो केमिकल न्यूमोनाइटिस भी हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। और अगर हमें पता भी नहीं है कि हमारे पास डेटा इतना मौजूद नहीं है कि कितनी चीज़ें जो हैं वो कार्सिनोजेनिक हो सकती हैं कि किसकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो इट्स नॉट अ गुड हैबिट फर्स्ट ऑफ ऑल। क्यों करते हैं? आई थिंक इट्स एडिक्शन इशू। हमारा साथ मसला ये है कि हम या तो पीयर प्रेशर की वजह से या फिर हमारा जो है वो कल्चर ऐसा बन गया है कि हर कोई कर रहा है तो मैं भी करूँगा। हालांकि हमें ये नहीं देखा जाता कि क्या चीज़ें बेहतर हैं हमारे लिए और क्या चीज़ें सही नहीं हैं। सो अगर करना ही है तो फिर बंदा जिम जाए और एक्सरसाइज करे। दूसरी चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो कि काफ़ी आप उनके ज़रिए आप compete कर सकते हैं या फिर आप दूसरे कल्चर को अडॉप्ट कर सकते हैं। और इट्स नॉट अ गुड हैबिट, दैट्स व्हाट आई कैन से। लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो ये सोचें कि कब ख़त्म करना है। सर, आपका टेक्सास में गवर्नर स्ट्रोक में एक्सपीरियंस रहा है, तो आप उस बारे में कुछ अपना बता दें कि आपका वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा है और आपको लगता है कि पाकिस्तान उस लेवल पे आ सकता है इस न्यूरोलॉजी फील्ड में? सो पाकिस्तान तो किसी भी लेवल पे आ सकता है अगर देयर इज़ अ इंटेंट हो, हमारे पास इंटेंशन हो और साथ में एफर्ट्स हों। तो वी आर वेरी कहना चाहिए हार्ड वर्किंग नेशन। हमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत लीडरशिप की कमी है। थोड़ी सी लीडरशिप मिल जाए तो वी कैन गो लॉन्ग वे। लेकिन एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, आई थिंक वी आर सिंसियर टू वर्क, वी आर हार्ड वर्किंग एंड वी कैन प्रोड्यूस वट एवर वी वॉन्ट। गवर्नर्स मीटिंग में हमारे ये स्ट्रोक गवर्नर्स मीटिंग में हमारा द होल आइडिया इज़ कि हम किस तरीके से स्ट्रोक केयर को और इम्प्रूव करें जितना हम कर सकते हैं। तो हमारा एनुअल, बाय एनुअल, समटाइम क्वार्टरली मीटिंग्स होती हैं। मैं जिस मीटिंग को हेड कर रहा हूँ वो है ट्रायज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर द स्ट्रोक केयर। तो हमारा जो आइडिया था वो ये है किस तरीके से जब पेशेंट्स को स्ट्रोक हो रहा है तो हम जल्द से जल्द पेशेंट्स को लोकल हॉस्पिटल में ले आएँ और फिर उनको TNK TPA दिए और फिर उसके बाद जल्द से जल्द उसको हम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर की तरफ लेके चले जाएँ। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या हमने प्रूव की हैं। तो मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ वो एक छोटा सा हॉस्पिटल है, 20,000 पॉपुलेशन है उसमें, लेकिन वी हैव हमारा काफ़ी डायमीटर जो है बड़ा है। तो वी आर स्टिल कवरिंग लॉट ऑफ डिफरेंट एरिया। तो उसमें हमने क्या किया हुआ है कि हमारे पास एम्बुलेंस सिस्टम है जो कि हॉस्पिटल ओन है। तो उसमें हमने iPad लगा दिए एम्बुलेंस में। सो जैसे ही स्ट्रोक पेज होता है, स्ट्रोक पेशेंट को पिक करते हैं तो वो मेरे पास जो है एम्बुलेंस सेल फ़ोन में iPad के ज़रिए, बाकायदा जूम के ज़रिए मैं ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन जो है पेशेंट को एग्जामिन कर रहा होता हूँ और उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये छोटा स्ट्रोक है, ये बड़ा स्ट्रोक है। छोटा स्ट्रोक में हम TPA TNK दे सकते हैं, दे देते हैं, बल्कि दोनों में दे सकते हैं, लेकिन जो आउटकम है वो छोटे स्ट्रोक में अमूमन TNK काम कर जाता है। लेकिन जो बड़ा स्ट्रोक है, लार्ज वेसल ऑक्लूजन हुआ होता है, उसको हमें क्लॉट बस्टर को देने के बाद हमें टर्शियरी केयर सेंटर, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। सो जो गवर्नर स्ट्रोक मीटिंग में हमारा जो आइडिया है किस तरीके से हम चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। अब जैसे जो आपने देखा जो प्रेजेंटेशन में जो 60 मिनट्स में TPA देना है, वी आर गिविंग इट इन 9 मिनट्स। सो दिस इज़ द वे वी आर प्रोड्यूसिंग इट। हम बाकायदा ये बता रहे थे कि भाई हमारा जो है ये क्राइटेरिया है टाइटस में और इस तरीके से हम पेशेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं केयर को, और उसके ज़रिए हम पूरे टेक्सास स्टेट में हम ये चाहते हैं कि ये मॉडल काम करे। सर, एज अ डॉक्टर, एज अ न्यूरोलॉजिस्ट, आपने डिफरेंट ब्रेन सर्जरीज ऑब्वियसली परफॉर्म की हैं। मुझे आपसे ये पूछना है कि जब कोई डॉक्टर कोई सर्जरी परफॉर्म करता है तो उसमें बहुत सी क्रिटिकल एरियाज़ होते हैं, कोई भी गलती से मिस्टेक हो गई तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो डॉक्टर्स के लिए कोई थेरेपी सेशंस वगैरह होता है, या अगर उनको किसी किस्म का स्ट्रेस वगैरह हो गया तो इस चीज़ में क्या रोल होता है? सो आप पहली बात तो ये कि आप यू डोंट वांट मी टू डू द सर्जरी बिकॉज आई एम नॉट अ सर्जन, आई एम अ न्यूरोलॉजिस्ट. So neurologists usually diagnose it. Neurosurgeon, they operate on it. Okay, but still, I think the question which you are asking is, if any time neurologist / neurosurgeon come across with a situation के कोई setback हो जाए या कोई चीज़ ऐसी हो जाए जो कि we don't want it, or things happens, you know, this is the risk and benefit world, you know. Clotbuster medication. Let's go through the clotbuster medication experience.
अगर आप देखा जाए तो अल्टीमेटली अगर आप जितने जल्द से जल्द क्लॉट बस्टर मेडिकेशन दें, रिस्क ऑफ हेमरेज जो उसको ब्लीडिंग का हेमरेज है बहुत मिनिमल है, लेकिन स्टिल देयर, लेकिन कभी कभार हो जाता है। तो उसको आउटकम को किस तरीके से हम प्रोसेस करते हैं वो ये है कि वेइंग द रिस्क एंड बेनिफिट, अगर मैं नहीं देता इस क्लॉट बस्टर मेडिकेशन को तो अल्टीमेटली पेशेंट को स्ट्रोक तो हो ही रहा है, और अगर वो बड़ा स्ट्रोक है तो वो अल्टीमेटली पेशेंट विल बी डिसेबल, और उसको जो है वो ओवरकम करने के लिए हमने जो है क्लॉट बस्टर मेडिकेशन दी, अल्टीमेटली ब्लीड हो गया। अब ब्लीडिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन सस्टेन इट, पेशेंट विल नॉट डाई, लेकिन समटाइम पेशेंट कैन डाई इफ इट इज़ वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। तो कभी कभार आपको सब चीज़ें, बल्कि कभी कभार नहीं, हमेशा आपको सब चीज़ें अल्लाह मियां पे छोड़नी पड़ती हैं। आपको ग्राउंड वर्क करना पड़ता है, आपको मेकिंग श्योर कि यू आर फॉलोइंग अ गुड प्रोटोकॉल। आपने जो मेन क्राइटेरिया है उसको रूल आउट कर दिया है कि ये इसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं होगी। बाकी फिर रिस्क एंड बेनिफिट के लिहाज से पेशेंट को बता दें कि भाई रिस्क हुआ है 6% रिसर्च स्टडीज़ में, हमारा रिस्क जो है वो लेस देन 1% है स्ट्रोक जो कि ब्लीड हुआ है, लेकिन बेनिफिट उसका 12% एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन है, तो मेरे ख्याल में देना चाहिए। आखिर में मैं सिर्फ एक कुछ मैसेज देना चाहूँगा, टेक अवे होम मैसेजेस। पहली बात तो ये कि आप ये याद रखें कि अगर पेशेंट घर में या आपको कोई जानने वाले को स्ट्रोक हो रहा है तो उसको पिक करना सीखें। उसका मेन चीज़ यही है कि सडन ऑनसेट, अचानक पेशेंट्स को स्पीच का प्रॉब्लम हो जाए, आर्म वीकनेस हो जाए, लेग वीकनेस हो जाए, या फिर बंदा जो है विजन लॉस हो जाए या आइस ऊपर नीचे हो जाए एकदम से, और या फिर बंदा गिर रहा हो एक तरफ, तो ये स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं जो कि सडन एकदम अचानक शुरू होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप रेस्क्यू 111 कॉल करें या जो भी आपकी एम्बुलेंस सर्विस है उसको कॉल करें, और जल्द से जल्द उस क्लोजेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाइए जो कि क्लॉट बस्टर मेडिकेशन दे सकते हो। तो उसके लिए आप होमवर्क रखें कि कौन सा हॉस्पिटल जो है वो स्ट्रोक केयर को कर सकता है, और फिर उसके बाद जो भी है रिस्क बेनिफिट्स का टाइमिंग है, जल्द से जल्द देंगे तो अच्छा रिजल्ट निकलेगा। और कभी कभार हमें जो है वो रिस्क लेना पड़ता है क्योंकि बहुत बड़ी डिसेबिलिटी आ रही होती है, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली जो भी आउटकम है वो आपको नज़र आ जाएगा। एक और मैसेज ये है कि देखें, ब्लड प्रेशर बहुत आम होता जा रहा है, हर एक को हो रहा है। उसकी वजह डिफरेंट है, एक तो लाइफस्टाइल है, ऊपर से डाइट है, और लैक ऑफ एक्सरसाइज जो अगर हम रोज़ाना करेंगे तो उसकी वजह से हम ब्लड प्रेशर और दूसरे रिस्क फैक्टर्स भी हम मैनेज कर सकते हैं। तो एटलीस्ट रोज़ाना कुछ ना कुछ वॉक करना सीखें, और अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी को स्ट्रोक हो रहा है तो आपको कहाँ जाना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साउद कि आप यहाँ आए, हमारे व्यूअर्स को इतना अच्छा मैसेज दिया, इतनी अच्छी नॉलेज दी है। थैंक यू वेरी मच फॉर द इन्विटेशन, और इट इज़ वेरी नाइस टू सी दैट कि हर कोई जो है वो इधर लर्न करने के चक्कर में है, और लोग जो हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा, और इसी तरह की हमारी मज़ीद वीडियोस और पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं थी आपकी होस्ट सैयदा निस्सा। अल्लाह हाफ़िज़।